नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। किसानों के मसीहा माननीय अवस्थी जी के जीवन पर आधारित पुस्तक संघर्ष का सुख के वाचन की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ये पुस्तक अवस्थी जी के जीवन की उपलब्धियों का प्रतीक है, जिन्होंने हमें सहकारिता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सहकारिता एक ऐसा उद्यम है जो मानवता के विकास और समृद्धि की मूल आधारशिला है। इसके माध्यम से हम समूचे समाज के विकास में सहयोग करते हैं और एक दूसरे की मदद करके सामरिकता और एकता के माहौल को बढ़ाते हैं। सहकारिता ने अपने संस्थापकों के सपनों को उजागर किया है और साथ ही लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। अवस्थी इस सहकारिता की उच्चतम पहचान है, जो हमारे सामरिक अवधारणाओं को पूरा करती है। हमारी सहकारिता परंपरा में अवस्थी जी एक प्रमुख नाम है। उन्होंने अपने योगदानों से सहकारिता को नया मतलब दिया है और इसे शिखर पर पहुंचाया है। वे समाज के हर वर्ग के लोगों के बीच एकता के संकेतक हैं और न्यायपूर्ण संगठन तंत्र के माध्यम से समर्पित हैं। अवस्थी ने सहकारिता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रमों को आयोजित किया है। हमने कृषि क्षेत्र में किसानों को नई तकनीकों और उत्पादन प्रणालियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया है। हमें सहकारिता की सोच को अपनाना चाहिए, जिससे हम अपने समाज के सभी सदस्यों के लिए समृद्धि का संचार कर सकें। हमें सहकारिता के मूल मंत्रों सामरिकता, सहयोग और समृद्धि पर जोर देना चाहिए। आइए सुनते हैं एक नया अध्याय, सहकारिता के शिखर पर इफ्को। 21वीं शताब्दी के पहले दशक के अंत तक अवस्थी न केवल उर्वरक बल्कि सहकारिता क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके थे। भारत की एक छोटी उर्वरक कंपनी को उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में तब्दील कर दिया था, जिसकी शाखाएं अफ्रीका, ओमान, जॉर्डन, दुबई और अन्यत्र फैल चुकी थीं। उनकी बातें पूरे विश्व में सम्मानपूर्वक सुनी जाती थीं। प्रायः वैश्विक नीति निर्माताओं पर भी उनके निर्णयों का असर होता था। क्रिब्को के अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं, हाँ, वास्तव में डॉक्टर अवस्थी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। मैंने उनके साथ आईएफए और आईसीए की बैठकों और संगोष्ठियों में भाग लिया है। उन्हें बहुत सम्मान मिलता है। उनके विचार महत्वपूर्ण होते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं। हम वर्ष 2018 में किर्गिजिस्तान गए थे। वहां उन्होंने 2 घोषणाएं की थीं। एक तो ये कि इफ्को और एनसीयूआई यहां की 5 समितियों को अपनाएंगे और उनका विकास करेंगे। दूसरा ये कि वहां एक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। उनका मानना है कि आगे बढ़कर नेतृत्व करना अवस्थी का सबसे बड़ा गुण है। वे विशेष तौर पर अवस्थी की इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि राजनेताओं और अधिकारियों के साथ काम करने और उन्हें अपनी बात समझा पाने की उनमें गजब की काबिलियत है। वे कहते हैं, उनसे अपनी बात मनवा लेना अवस्थी जी की असाधारण योग्यता है। किसानों के वैश्विक मसीहा इफ्को फाउंडेशन ने वर्ष 2008 और 2009 के बीच भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए थे, जिसमें लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और सार्क देशों के किसान शामिल हुए थे। ये तीनों सम्मेलन दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों के सफल आयोजन में सुरेश प्रभु की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुरेश प्रभु कहते हैं, हमने सोचा कि हमें एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जहां पूरी दुनिया के किसान एकजुट हो सके। पहला सम्मेलन मार्च 2008 में आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण एशिया के किसानों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन का मुख्य विषय भूख और गरीबी के उन्मूलन की दिशा में विज्ञान आधारित कृषि परिवर्तन था। दूसरा सम्मेलन नवंबर 2008 में आयोजित किया गया, जिसका विषय सतत खाद्य सुरक्षा के लिए भारत अफ्रीका सहयोग था। तीसरा सम्मेलन वर्ष 2009 में आयोजित किया गया था। इसका विषय भारत, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में सतत खाद्य सुरक्षा के लिए सहयोग था। इन सम्मेलनों की सफलता के पश्चात किसानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करने का विचार आया और किसानों के लिए ग्लोबल फोरम फॉर फार्मर्स वैश्विक मंच की स्थापना की गई। वैश्वीकरण की तेज रफ्तार इफ्को के संयुक्त विदेशी उद्यमों को भारत की खाद्य सुरक्षा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। अवस्थी बताते हैं, अकेले ओमान संयंत्र ने हमें भारत स्थित सभी संयंत्रों से अधिक लाभ पहुंचाया है। भारत में मुनाफा कम है, इसलिए हम देश के बाहर संयंत्र लगाने की संभावनाओं पर विचार करने लगे। हम दूसरे देशों से पहले सेनेगल गए, उसके बाद हम ओमान और जॉर्डन गए। लीजेंड की कहानी हमारी इसी यात्रा का हिस्सा है। इफ्को ने फॉस्फोरिक एसिड के उत्पादन के लिए जॉर्डन में एक संयुक्त उद्यम में निवेश किया था। साथ ही इसने भारत में फॉस्फोरिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रॉक फॉस्फेट की खदान से खुदाई करने का अधिकार प्राप्त किया था। अवस्थी कहते हैं, उर्वरक हमारा डीएनए है। हम कितने तरह के भी अलग अलग काम करें,
लेकिन अंततोगत्वा हम एक उर्वरक कंपनी से संबंध रखते हैं। इसलिए हमें और अधिक उर्वरकों का उत्पादन करना चाहिए क्योंकि देश में इसकी कमी है। अब भी हम प्रति वर्ष लगभग 30% कच्चे माल का आयात करते हैं क्योंकि भारत में फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, पोटाश और प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये सहकारिता क्षेत्र में और कदाचित भारत में भी पहला मामला था कि किसी सहकारी संस्था ने फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने के लिए अफ्रीका में संयुक्त उद्यम स्थापित किया था। इसके लिए इफ्को को वर्ष 1983 से 84 के दौरान कई व्यापारिक साझेदारों को साथ लेना पड़ा था क्योंकि तब संस्था के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। सेनेगल में संयंत्र स्थापित करना इफ्को के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद इफ्को ने ओमान में यूरिया संयंत्र स्थापित किया, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड की आपूर्ति अभी भी चिंता का विषय थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी इफ्को और अन्य भारतीय खरीदारों का शोषण कर रहे थे। इसलिए इफ्को ने 2007 में जॉर्डन में फॉस्फोरिक एसिड संयंत्र लगाया। मनीष गुप्ता कहते हैं, ये संयंत्र मरुस्थल में स्थित है। यहाँ संयंत्र के 300 किलोमीटर के दायरे में कोई रिहाइश नहीं है। हम 100% से अधिक क्षमता पर यह संयंत्र चला रहे हैं। हमें महसूस हुआ कि हमारा आयात शुल्क बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षित की कमी है। अवस्थी बताते हैं, इफ्को तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बारीकियों को समझकर व्यापार करने में दक्ष नहीं हो सका था और इसका काम बिचौलियों के माध्यम से चल रहा था। इसलिए हमने दुबई में किसान इंटरनेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत की। आज हम विदेशी मुद्रा कारोबार के माध्यम से आयात का कार्य स्वयं संभाल रहे हैं और न्यूनतम मूल्य पर अपनी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। रिश्ते में दरार। इफ्को ने पारादीप संयंत्र के लिए ऑस्ट्रेलिया के खदान से एक महत्वपूर्ण कच्चे माल रॉक फॉस्फेट की खुदाई करना शुरू किया, लेकिन शीघ्र ही अपने साझेदार लीजेंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के साथ इसके संबंधों में दरार आ गई। इस संयुक्त उद्यम में इफ्को का कुछ हिस्सा था और इसलिए यह इस पर सीधे केस दायर नहीं कर सका। जब यह रिश्ता टूटा तो इफ्को ने इस मामले को कोर्ट में घसीटा। मनीष गुप्ता बताते हैं, लीजेंड के प्रमोटर के विचार दुर्भावनापूर्ण थे। हम ये बात साबित कर सकते थे कि उन्होंने हमें धोखा दिया है। हम ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में ये केस जीत गए और प्रमोटर को दिवालिया घोषित कर दिया गया। राशि की वसूली के लिए अभी कार्यवाही चल रही है। आपूर्तिकर्ताओं की बेहतर शर्तें। जिस प्रकार आपदा में भी कभी कभी अवसर छिपे होते हैं, उसी प्रकार ये परियोजना इफ्को के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। इफ्को ने वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलिया से रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए लीजेंड के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किए थे। इस करार की घोषणा के साथ ही विश्व के कई देश अच्छी दरों पर रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति के लिए इच्छुक हो गए। अवस्थी बताते हैं, इस समझौते से पहले सबने इस कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए मना कर दिया था। वे जानते थे कि हमें प्रति वर्ष 2 मिलियन टन रॉक फॉस्फेट की आवश्यकता होगी। इसलिए उनका पहला जवाब ना था। तब वे कम गुणवत्तायुक्त रॉक फॉस्फेट की आपूर्ति अधिक मूल्य पर करते। लीजेंड से करार पर हस्ताक्षर के बाद सभी देशों ने अच्छे प्रस्ताव भेजने शुरू कर दिए। अवस्थी हंसते हुए कहते हैं, आज इफ्को को जॉर्डन से नियमित तौर पर रॉक आपूर्ति की जाती है। ऑस्ट्रेलिया से सबक मिलने के बाद ही जॉर्डन के साथ समझौता संभव हो सका। उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया से पहले वे इफ्को के साथ जुड़ जाएं। इस तरह एक गड़बड़ निवेश के कारण हमें पूरे विश्व से अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होने लगे। कनाडा परियोजना स्थगित। कनाडा में इफ्को की एक योजना शुरू की जानी थी। जब वर्ष 2011 में इसकी योजना बनाई गई तब यूरिया का मूल्य $500 प्रति टन था। अवस्थी के नेतृत्व में इफ्को ने निकट सतह फॉस्फेट, पोटाश, ब्राइन और अन्य खनिजों की खोज और पेरू क्षेत्र की खाड़ी में उर्वरक परियोजनाओं के संभावित विकास में कार्यरत कनाडा स्थित ग्रोमेक्स रिसोर्सेज कॉरपोरेशन और इसकी सहायक संस्था ग्रोमेक्स एग्री कॉरपोरेशन में इक्विटी का अधिग्रहण किया। लगभग 2 वर्ष बाद जब सभी आवश्यक कार्य पूरे हो गए थे, यूरिया का मूल्य गिरने लगा और $170 प्रति टन पर आ गया। मनीष गुप्ता कहते हैं, इतने कम बाजार मूल्य रहते यूरिया संयंत्र स्थापित करना फायदेमंद नहीं रह गया। हमने कुछ और विकल्प आजमाए लेकिन आखिरकार हमने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। सब्सिडी का नया फॉर्मूला। भारत सरकार ने 2010 में फॉस्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के उत्पादन को भारत प्रोत्साहन देने के लिए नई सब्सिडी योजना प्रारंभ की। इसके तहत इन उर्वरकों की विभिन्न श्रेणियों पर सब्सिडी उनमें उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाने लगी और इनके उत्पादकों, विक्रेताओं और आयातकों को उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने की छूट दी गई। उर्वरक विभाग के पूर्व सचिव अतुल चतुर्वेदी कहते हैं कि वर्ष 2010 में सरकार ने उर्वरक सब्सिडी भुगतान फॉर्मूले में महत्वपूर्ण बदलाव किए। भुगतान की मात्रा बहुत बढ़ रही थी।
27 जुलाई 2008 को जब मैंने विभाग संभाला तब सब्सिडी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। पूरे मामले का विस्तार से अध्ययन करने पर पता चला कि उर्वरकों का अंतिम मूल्य निर्धारित था जबकि सब्सिडी की राशि में उतार चढ़ाव हो रहा था। बहुत विचार विमर्श के बाद चतुर्वेदी ने प्रस्ताव दिया कि सब्सिडी पोषक तत्वों के आधार पर निर्धारित की जाए। इस प्रणाली के तहत अंतिम मूल्य में उतार चढ़ाव होता। यह उपाय मौजूदा प्रणाली से एकदम अलग था। जब चतुर्वेदी ने खाद्य उद्योग की स्थापित संस्थाओं के साथ इस पर चर्चा की तो उन्हें मिश्रित जवाब मिले। सक्षम संस्थाओं और कंपनियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन वर्तमान व्यवस्था के तहत संरक्षण प्राप्त लोगों ने इसका विरोध किया। मुख्य समस्या यूरिया उद्योग को लेकर हो रही थी, क्योंकि हमारे देश में यूरिया गैस और नैथा दोनों से बनती है। कुछ नए संयंत्र थे, कुछ पुराने संयंत्र थे। नए संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर थी, जबकि पुराने संयंत्रों की खराब थी। लेकिन सबके उत्पादन को एक ही कीमत मिल रही थी। साथ भी यह समस्या थी, लेकिन यहां समस्या यूरिया जितनी गंभीर नहीं थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेट और पोटाश के लिए पोषक तत्व आधारित NBS फॉर्मूला पारित कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे बाद में नाइट्रोजन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जो यूरिया है। वह बाद में कभी नहीं आया। यूरिया का मूल्य पुराने उत्पाद आधारित सब्सिडी के तहत ही निर्धारित होता रहा। अवस्थी बताते हैं, NBS उर्वरकों के विनियंत्रण की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसकी मांग हम लंबे समय से कर रहे हैं। प्रतिधारण मूल्य योजना अब पुरानी हो गई है। अब बदलाव का समय आ गया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि प्रस्तावित योजना को किन कारणों से यूरिया उद्योग के लिए लागू नहीं किया गया। यद्यपि सरकार ने रासायनिक उर्वरक उपयोग की दिशा बदलने के लिए नीम लेपन जैसे अन्य कदम उठाए हैं, लेकिन सस्ता होने के कारण यूरिया की बिक्री लगातार बढ़ती ही रही है। अवस्थी कहते हैं कि यूरिया मृदा को क्षति पहुंचा रहा है। मैंने हमेशा से कहा है कि किसानों को सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से ही इस समस्या को दूर किया जा सकता है। मौजूदा सब्सिडी प्रणाली के तहत 82% छोटे और सीमांत किसानों को कुल सब्सिडी का केवल 39% ही मिल पाता है, जबकि 18% बड़े और धनी किसानों को इसका 61% प्राप्त होता है। इसलिए सब्सिडी का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अवस्थी कहते हैं, दिसंबर 2014 में जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिला था, मैंने उनसे किसानों को सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था। मैंने कहा था कि उर्वरक उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने दिया जाए। सिर्फ किसान यह निर्णय करें कि उर्वरकों को किस प्रकार खरीदा जाए। ऐसा करने से उत्पादकों से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए बाजार तैयार होगा तथा किसान उर्वरकों का सावधानीपूर्वक और बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करेंगे। NBS योजना ने भारतीय कंपनियों को अपने सुरक्षा घेरे से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। अब उन्हें उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं का ध्यान रखना होगा। उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों के क्रियाकलापों पर नजर रखनी होगी। उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। अवस्थी इसका श्रेय नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि इफ्को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने लिए बेहतर समझौते कर सकता है। उन्होंने आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता करके DAP का मूल्य $570 प्रति टन से घटाकर $500 प्रति टन पर ला दिया। भारत और रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह और व्लादिमीर पुतिन ने इस करार पर हस्ताक्षर किए थे। अवस्थी ने इफ्को और इंडियन पोटाश लिमिटेड की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये समझौता 3 वर्षों के लिए 2010-2013 था, जिसके तहत प्रतिवर्ष 1 मिलियन टन DAP की आपूर्ति की जानी थी। इससे आपूर्ति मूल्य NBS योजना के तहत ही रहा। इन 3 वर्षों में भारत सरकार को सब्सिडी बिल पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए के बीच बचत हुई। नीम का उपयोग। इफ्को के विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार ने बताया कि इफ्को ने फूलपुर में नीम के तेल का उत्पादन शुरू किया था। वे कहते हैं, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की घोषणा की कि हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए यूरिया नीम लेपित होना चाहिए, डॉक्टर अवस्थी ने नीम का पौध रोपण कार्यक्रम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। इफ्को ने 2021 से 22 तक 1.20 करोड़ नीम के पौधे लगाए। नीम की एक नई प्रजाति विकसित करने के लिए FRI देहरादून के साथ एक अनुसंधान परियोजना शुरू की गई। यह नई प्रजाति तेजी से बढ़ती है और इसमें तेल अधिक होता है। अब तक नीम की 6 प्रजातियां विकसित की गई हैं और इनका FRI इफ्को 1 से 6 के नाम से पेटेंट कराया गया है। कृषि रसायन के क्षेत्र में कदम। वर्ष 2013 में इफ्को के निदेशक रहे अशोक यादव ने अवस्थी से कहा कि हमारे उत्पादों की सूची में कृषि रसायन नहीं है। यदि आप कृषि रसायन को बाजार में उतारते हैं तो इससे किसानों को सचमुच लाभ मिलेगा। अवस्थी ने सोचा कि यह वाकई एक अच्छा सुझाव है।
उस समय बाजार में नकली उत्पाद अधिक थे और वे बहुत महंगे भी थे। किसान भी इफ्को से ऐसे कृषि रसायन लाने की मांग कर रहे थे जो कीटों से उनकी फसलों की रक्षा कर सके। अवस्थी कहते हैं, भारतीय किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए वाजिब दामों पर उपयुक्त रसायनों की जरूरत है। हमारे प्रवेश से पहले बाजार में अराजकता फैली हुई थी। किसान असमंजस में थे। एक ही वस्तु विभिन्न स्थानों में अलग अलग मूल्य पर बेची जा रही थी। 2013 में ही अवस्थी ने कृषि रसायन के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। इफ्को के संयंत्रों में कृषि रसायनों का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त स्थान है, लेकिन इफ्को में किसी को कृषि रसायन उद्योग चलाने का तरीका नहीं पता था। अवस्थी ने इसके लिए एक टीम गठित की। टीम ने परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों की राय ली। तब पता चला कि मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन कृषि रसायनों का व्यापार करती है। इफ्को की बीमा कंपनी टोक्यो मरीन मित्सुबिशी ग्रुप की ही कंपनी है। इस जापानी कंपनी ने सुझाव दिया कि इफ्को को एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना चाहिए। इस काम के लिए नियुक्त एक पेशेवर परामर्शदाता ने अच्छी रिपोर्ट तैयार की। अन्य उद्यम क्षेत्रों की तुलना में यह एक अनछुआ क्षेत्र था। इफ्को की सदस्य समितियों ने इसकी बिक्री शुरू नहीं की क्योंकि उन्हें उस समय कृषि रसायन वाले निजी व्यापारियों पर भरोसा नहीं था। संयोगवश मित्सुबिशी को भारत में एक व्यापारिक साझेदार की तलाश थी। इन दोनों कंपनियों ने साथ काम करने का निर्णय लिया। अगस्त 2015 में इफ्को एमसी क्रॉप साइंस नामक संयुक्त उद्यम की शुरुआत हुई। इस कंपनी में 51% इफ्को की इक्विटी है और शेष 49% इक्विटी मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन की है। अवस्थी ने इफ्को के अधिकारियों को लेकर एक प्रबंधन टीम बनाई और उसे इस नए व्यापार को संभालने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए। टीम ने इस कंपनी की प्रगति पर तब तक नजर रखी जब तक कि यह अच्छी तरह खड़ी न हो गई। इसके बाद ही उन्होंने दूसरी परियोजना पर ध्यान दिया। ये कदम किसानों के हित में अवस्थी द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं का अहम हिस्सा था। इफ्को ने एक पारदर्शी तंत्र तैयार किया और पूरे देश में अपने कृषि रसायन के मूल्य निर्धारित किए। विपणन के व्यावसायिक साझेदारों व सहकारी समितियों को निर्धारित मुनाफे का प्रस्ताव दिया गया। इससे किसानों द्वारा खरीदारी के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय हो गया। लेकिन इसके विपणन का काम बहुत चुनौतीपूर्ण था। इफ्को के पास पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाले 500 कृषि वैज्ञानिक थे, लेकिन वे कृषि रसायनों के बारे में नहीं जानते थे। इफ्को के विपणन निदेशक रहे अरविंद रॉय कहते हैं, हम बाजार में जेनेरिक उत्पाद लेकर आए क्योंकि नए उत्पादों की शुरुआत के लिए कड़े क्षेत्र परीक्षण करने पड़ते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें 5 से 6 वर्ष लगते हैं। पहले हम बाजार का अनुभव लेना चाहते थे, बाद में हम अपनी उत्पादन श्रृंखला बढ़ा सकते थे। इसलिए इफ्को ने बिक्री टीम को तकनीकी मदद देने के लिए इफ्को एमसी में लगभग 100 आरएमई की एक नॉलेज टीम विकसित की तथा इसने अपने फील्ड कर्मचारियों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए ताकि किसानों को सही मार्गदर्शन मिल सके। टीम ने पाया कि किसान उचित समय और उचित अनुपात पर ध्यान नहीं देते और आवश्यकता से अधिक कृषि रसायनों का प्रयोग कर लेते हैं। संस्था ने किसानों के साथ बैठकें आयोजित की और उन्हें विस्तार से बताया कि कैसे, कब और कितनी मात्रा में इन रसायनों का प्रयोग किया जाए। अवस्थी कहते हैं कि हमारी नीति बाजार में अन्य विक्रेताओं की नीतियों से अलग है। हम किसानों को हर तरीके से सहयोग देते हैं। हमारा कार्य सिर्फ उत्पाद की बिक्री तक ही सीमित नहीं है। वर्ष 2015 में खरपतवारनाशक का गलत समय पर प्रयोग करने से पंजाब में फसल का नुकसान हुआ था। आमतौर पर गेहूं में दाने आने के बाद तापमान गिरता है, लेकिन उस वर्ष तापमान नहीं बल्कि लंबी अवधि तक तापमान अधिक रहा। निर्धारित तरीके के अनुसार पहली सिंचाई के बाद खरपतवारनाशक का छिड़काव किया जाता है। तापमान गिरने पर खरपतवार उगते हैं। किसानों ने खरपतवारनाशक का छिड़काव तब किया जब तापमान अधिक था। 1 महीने बाद तक तापमान कम होता तब तक खरपतवारनाशक का प्रभाव कम हो गया था। इसके परिणामस्वरूप खरपतवार फिर से उगाए और फसलें बर्बाद हो गईं। रॉय कहते हैं, इसलिए प्रशिक्षण आवश्यक है। हम अपने लोगों, सहकारी समितियों और किसानों को साथ लेते हुए पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अवस्थी ने इन प्रशिक्षण सत्रों के परिणाम की निगरानी करते हुए ये सुनिश्चित किया कि किसान या सहकारी समिति की शिकायत का तुरंत निवारण किया जाए। कृषि रसायनों के क्षेत्र में संस्था के प्रवेश करने का निर्णय भविष्य में अच्छा साबित हुआ क्योंकि इफ्को ने पहले ही वर्ष में काफी मुनाफा कमाया। सहकारिता की जीवन रेखा। भारत में सहकारिता आंदोलन को गति देने में अवस्थी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। पीसीएफ जैसी बड़ी समितियां इफ्को से प्राप्त होने वाले लाभांश के कारण ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने में समर्थ हैं। उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के पूर्व अध्यक्ष और इफ्को में निदेशक रहे प्रमोद कुमार सिंह कहते हैं,
इफ्को में हमारे पीसीएफ के 30 करोड़ रुपए के शेयर हैं, जिस पर 6 करोड़ रुपए का लाभांश प्रतिवर्ष मिलता है। इस राशि से 300 कर्मचारियों को वेतन मिलता है, यानी इफ्को से मिलने वाली राशि से 300 परिवार पल रहे हैं। भारत में ऐसी कई समितियां हैं जो अवस्थी के द्वारा इफ्को के प्रबंधन और विस्तार के तरीके से सहारा पाकर हैं। उड़ीसा के एक निदेशक सीमाचल पाड़ी कहते हैं, उनके हाथ में बरकत है। बिहार से ताल्लुक रखने वाले इफ्को के निदेशक प्रेमचंद्र मुंशी कहते हैं, अवस्थी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वाह करते हैं। पूरे देश में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, न तो सार्वजनिक, न निजी और न ही सहकारी क्षेत्र में, जहां निदेशक मंडल द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट का अनुमोदन किया जाता है और शेयरधारकों को 60 दिनों के भीतर लाभांश बांट दिया जाता है, लेकिन इफ्को ऐसा करता है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी आधारित है, इसलिए यहां अनियमितताओं के लिए कोई जगह शेष नहीं है। अपने सहज मानवीय गुणों की बदौलत अवस्थी अन्य मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से अलग दिखते हैं। अधिकांश प्रबंध निदेशक वार्षिक आम बैठकों में आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, परंतु अवस्थी कार्यक्रम में आए एक एक प्रतिनिधियों से खुलकर मिलते हैं। इफ्को के पूर्व कर्मचारियों का कहना है कि वे ऐसा करने वाले इकलौते प्रबंध निदेशक हैं। वे प्रतिनिधियों को नाम से जानते हैं और ऐसा करके वे कंपनी के वास्तविक स्वामी अर्थात किसानों से सीधे संपर्क रख पाते हैं। राजस्थान से आने वाले इफ्को के निदेशक मांगीलाल डांगा कहते हैं, इफ्को किसानों द्वारा स्थापित सहकारी समिति है जो किसानों की सेवा में लगा हुआ है। अवस्थी जी के योगदान से ही इफ्को किसानों का विश्वास पात्र बन पाई है। इफ्को का प्रबंध निदेशक बनने के बाद अवस्थी ने उर्वरकों की कालाबाजारी पर रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डांगा कहते हैं, अगर इफ्को के उर्वरक बाजार में उपलब्ध हो तो कोई भी व्यापारी कालाबाजारी नहीं कर सकता। यदि ऐसा न हो तो व्यापारी मनमानी दरों पर उर्वरकों को बेचने लगते हैं। पेशेवर प्रबंधन। शुरुआत में इफ्को का आकार छोटा था। 5 लाख रुपए की पूंजी और 57 सदस्यों के साथ इफ्को की शुरुआत की गई थी। अवस्थी कहते हैं, वो छोटा सा प्रयास पिछले 50 वर्षों में लगातार प्रगति करते हुए आज इतनी बड़ी संस्था में परिणत हो गया है। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इफ्को एक अनूठे विचार की उत्पत्ति है। इफ्को का प्रबंधन विशेषज्ञ पेशेवरों द्वारा किया जाता है और इफ्को निदेशक मंडल के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव में चुने जाते हैं, कुछ सदस्य सहयोजित होते हैं। पेशेवर प्रबंधन निदेशक मंडल के प्रति जवाबदेह है और उसके मार्गदर्शन में काम करता है। एक पार्थक्य प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच बनाया गया और उसका सदैव निर्वाह किया गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रबंधन निदेशक मंडल के निर्वाचन को प्रभावित करे या निदेशक मंडल प्रबंधन के संचालन में हस्तक्षेप करे। इफ्को की यह विशिष्ट परंपरा ही इसकी प्रगति का रहस्य है और एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करने की इस नीति के कारण ही इफ्को विश्वस्तर पर स्थापित हो सका है। अवस्थी गर्व से कहते हैं, हमने ये सिद्ध किया है कि स्वैच्छिक भागीदारी के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित स्वशासी सहकारी समिति प्रबंधन का एक प्रभावी विकल्प है। डिजिटल तकनीक से ग्रामीण भारत का कायाकल्प। अवस्थी कहते हैं, 21वीं सदी डिजिटल तकनीक की सदी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल भारत की शुरुआत की घोषणा की तब हमने सोचा कि यह हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि तकनीक के प्रयोग से हम किसानों के जीवन स्तर को सुधारने, उनकी आय बढ़ाने तथा ग्रामीण भारत में समृद्धि लाने में मदद कर सकेंगे। डिजिटल भारत के सपने को साकार करने के लिए इफ्को तैयार था। वो अपनी 36,000 सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से पूरे देश के 5 करोड़ से अधिक किसानों से जुड़ा है। वर्ष 2017 में अवस्थी ने निदेशक मंडल के साथ विस्तृत चर्चा करके यह निर्णय लिया कि इफ्को अपनी सदस्य समितियों, सदस्य किसानों और यहां तक कि अन्य किसानों को भी अपने प्रस्तावित तकनीकी प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। यह निर्णय हुआ कि इफ्को की टीम किसानों और सहकारों को अपनी बैठकों में आमंत्रित करेगी, उनकी यात्रा, भोजन और ठहरने की व्यवस्था करेगी और उन्हें बताएगी कि किस प्रकार तकनीक उनके जीवन का कायाकल्प कर सकती है। अवस्थी कहते हैं, हमने 13 भाषाओं में भारतीय सहकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म (ICDP) की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संवाद कर सकना और कृषि संबंधी जानकारियों का आदान प्रदान करना था। इफ्को के IT विभाग के निदेशक AK गुप्ता कहते हैं, मुझे आज भी वो पहली मीटिंग याद है जो डॉक्टर अवस्थी ने इसके लिए बुलाई थी। बोर्ड रूम में बैठक हुई थी। सारे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पहले तो उन्होंने पोर्टल के बारे में बताया कि कैसे ये किसानों के लिए सूचनाओं और आपस में संवाद और व्यापार का माध्यम होगा। फिर उन्होंने कहा कि जैसे शहर के लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके सामान अपने घर पर मंगवाते हैं, वैसे ही हम अपने उत्पाद किसानों के घर तक पहुंचाएंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि हम सब सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल मुझे 3 दिन में चाहिए।
यह असंभव सा काम था। सूचना प्रौद्योगिकी के निदेशक ने कहा कि ऐसे पोर्टल के निर्माण के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए। लेकिन अवस्थी ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। हमारे संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर यहां होंगे। आज से चौथे दिन वो इस पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ये फाइनल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा, इसके लिए मैंने एक युवा टीम गठित की है जो ये काम करेगी। ये कहकर उन्होंने मीटिंग खत्म कर दी। इस पोर्टल से इफ्को की सभी सहयोगी और संबद्ध कंपनियां भी जुड़ी हैं। अवस्थी ने इफ्को और सहयोगी संस्थाओं से कुल मिलाकर युवा पेशेवरों को चुना और गुप्ता को इस टीम का लीडर बनाया। गुप्ता और उनकी टीम ने इस पोर्टल को 3 दिन में तैयार कर दिया और चौथे दिन राकेश कपूर से इसे लॉन्च करा दिया। ये बहुत ही मामूली सा पोर्टल था। यात्रा से लौटने पर अवस्थी ने पोर्टल देखा पर उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे नए सिरे से बनाने को कहा। टीम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मानव संसाधन विभाग के निदेशक आर.पी. सिंह ने ये सुझाव दिया कि इस काम को अच्छे से करने के लिए किसी स्टार्टअप को ढूंढिए। नई पीढ़ी के बहुत सारे स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें से आप उनको चुनिए जिनको ग्रामीण क्षेत्र में काम का अनुभव हो। गुप्ता ने दिल्ली में स्थित स्टार्टअप कंपनी लोकोविडा से संपर्क किया। 3 वर्ष पुरानी इस कंपनी की टीम में 25 कर्मचारी थे जिन्होंने कुछ ग्रामीण परियोजनाओं पर काम किया था। उनसे समझौता किया गया और अगली सुबह से काम शुरू हो गया। पोर्टल 1 हफ्ते में तैयार हो गया। इस पोर्टल को देखकर अवस्थी ने कहा, आप सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन ये पोर्टल अंग्रेजी में है। मैं चाहता हूं कि यह पोर्टल क्षेत्रीय भाषाओं में बने। यह एक नई चुनौती थी। अवस्थी इस तकनीकी पोर्टल को पूरे देश में आयोजित हो रहे स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों में प्रदर्शित करना चाहते थे। अब गुप्ता की टीम को एक साथ 13 वेब पोर्टल विकसित करने थे। किसी एक भाषा को बदलने से सभी पोर्टल में बदलाव करना जरूरी था। गुप्ता कहते हैं, हमने सभी भाषाओं में इस पोर्टल को समानांतर रूप से विकसित किया। विभिन्न राज्यों के हमारे अधिकारियों ने भाषा की ली। हम सही दिशा में बढ़ रहे थे। शुद्धता जांच। इसी बीच अवस्थी ने कहा कि पोर्टल के साथ कॉल सेंटर भी होना चाहिए क्योंकि जो लोग इस पोर्टल पर आएंगे उनके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं होंगी। वे लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान के लिए एक कॉल सेंटर बनाना चाहते थे। अवस्थी ने कहा कि हमें स्थानीय भाषाओं में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भाषा में देने चाहिए। अगर किसी स्थानीय भाषा में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में दिया जाएगा तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। युवा टीम निर्धारित समय पर काम को पूरा करने में जुटी थी। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि एक कॉल सेंटर बनाने में कम से कम 2 माह का समय लगेगा, किंतु गुप्ता और उनकी टीम परेशान नहीं हुई। गुप्ता कहते हैं, हम चाहते थे 1 हफ्ते में कॉल सेंटर काम करने लगे। हमारा साझीदार टोक्यो मरीन अपना कॉल सेंटर एक थर्ड पार्टी के माध्यम से ऑपरेट करता है जो 42 देशों में अपना कॉल सेंटर चलाता है। जब मैंने टोक्यो मरीन से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हमारी सहायक थर्ड पार्टी इसे 1 महीने में तैयार कर सकती है। गुप्ता ने उनसे 1 हफ्ते में ये कार्य पूरा करने का अनुरोध किया। पार्टी ने कहा, यह असंभव है, हम 15 दिनों में इस काम को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। गुप्ता और उनकी टीम अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अनुमति के लिए डॉक्टर अवस्थी के पास गए। उन्होंने कहा, क्या तुम सभी भाषाओं को ध्यान में रखकर काम कर रहे हो? जी सर, बहुत अच्छा, काम शुरू करो। शनिवार को करार पर हस्ताक्षर किए गए। अगले ही दिन इतवार को नियुक्तियां कर ली गईं। चुने गए कर्मियों को सोमवार मंगलवार 2 दिन प्रशिक्षण दिया गया और बुधवार को इफ्को कॉल सेंटर शुरू हो गया। उसी दिन दोपहर लगभग 1 बजे पहली कॉल आई। इफ्को कॉल सेंटर का कस्टमर सपोर्ट नंबर रखा गया 1800-183-1967, जिसके अंत के 4 अंक इफ्को के स्थापना वर्ष से लिए गए हैं। कड़ी मेहनत, टीम वर्क और विश्वास के बल पर गुप्ता की टीम ने निर्धारित समय पर अपना काम पूरा कर लिया। संयुक्त प्रबंध निदेशक, वित्त निदेशक और अन्य वरिष्ठ कार्यकारी निदेशकों ने गुप्ता के नेगोशिएशन को अनुमोदित कर दिया। पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी हो गई। गुप्ता ने थर्ड पार्टी को 2 वर्षों के लिए कार्यादेश दे दिया। जब पोर्टल बन गया, कॉल सेंटर शुरू हो गया, तब विपणन निदेशक ने कहा, अब अपने उत्पादों का ई-कॉमर्स शुरू कीजिए। इस समय तक पोर्टल पर आवागमन भी बढ़ गया था। गुप्ता बताते हैं, हमने यह व्यवस्था की कि हमारे इफ्को ई बाजार के बिक्री केंद्र ही सामान पहुंचाने काम करेंगे। शुरुआत में पोर्टल केवल हरियाणा से मिलने वाले ऑर्डर ही हैंडल करता था। शुरू में ऑर्डर भी कम आए और भी कई समस्याएं आईं, जैसे सारे उत्पाद बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध नहीं थे या उनकी पैकिंग ठीक नहीं थी या सामान पहुंचाने में देर हो रही थी।
इस समस्या के निदान के लिए इफ्को के संयुक्त उद्यम और रणनीति विभाग के निदेशक और इफ्को ई बाजार के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने ये सुझाव दिया कि कोई लॉजिस्टिक्स पार्टी ढूंढी जाए जो खास तौर पर एक ऐसे स्टोर की व्यवस्था करे जिसमें इफ्को के सारे उत्पाद उपलब्ध रहें और पूरी इस तरह स्वचालित रहे कि पोर्टल पर जो ऑर्डर आए वो सीधा लॉजिस्टिक्स पार्टी को पहुंचे और लॉजिस्टिक्स पार्टी वो सामान अपने स्टोर से अविलंब किसानों तक पहुंचा दे। ऐसा ही किया गया। अवस्थी कहते हैं, मैं देश भर में ये सुविधा उपलब्ध करवाना चाहता हूँ। इफ्को ने एक लॉजिस्टिक्स पार्टी के साथ करार किया जो पूरे देश में 13,000 पिन कोड को ये सेवा दे सकती थी और उन तक सामान भेज सकती थी। इस तरह इफ्को की अखिल भारतीय ई कॉमर्स सेवा शुरू की गई। शुरू में पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर की एक न्यूनतम सीमा रखी गई थी कि ऑर्डर कम से कम 399 रुपये का होना चाहिए। डॉक्टर अवस्थी को जब पता चला तो उन्होंने कहा, नहीं, ऑर्डर की कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी। हमारे किसान अगर 10 रुपये का भी ऑर्डर देते हैं तो हम सामान उनके घर तक निःशुल्क पहुंचाएंगे। तुरंत वह सीमा हटा दी गई। उसका बड़ा अच्छा परिणाम आया। उससे ऑर्डर में वृद्धि हुई। पूरे देश में किसानों के साथ अपनी बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए अवस्थी ने इस आइडिया को लोकप्रिय बनाया और हर जगह टीम ने किसानों को बताया कि किस तरह इस पोर्टल तक पहुंचा जा सकता है और ऑर्डर किया जा सकता है। अवस्थी ने भारत के 125 स्थानों पर इस प्रक्रिया को बताया। प्रत्येक स्थान पर वे 1,500 से 2,000 किसानों से मिले। इसकी प्रक्रिया समझाने के लिए टीम ने एक लघु फिल्म भी बनाई थी जिसे सभी जगह के कार्यक्रमों में दिखाया गया। फिल्म में ये दिखाया गया था कि किसान किस प्रकार डिजिटल रूप से आदेश देकर अपनी जरूरत की चीज अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये फिल्म सभी क्षेत्रीय भाषाओं में बनाई गई। इस पहल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का व्यापक प्रयोग किया गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी इसे लोकप्रिय बनाने में मदद मिली। अवस्थी ने बताया कि पूरे देश में स्वर्ण जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य किसानों को उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और कृषि तकनीक के बारे में जागरूक करना था। एक बार पोर्टल और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद इफ्को की टीम ने ये सोचना शुरू किया कि किस प्रकार प्रचालन को और आगे बढ़ाया जाए। टीम ने महसूस किया कि किसानों के लिए व्यापार संबंधी अवसरों को सृजित करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। दूसरा, इनका प्रयोग उनकी लागत को कम करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, वे उन्हें बता सकते हैं कि अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है। और चौथा तथा सबसे जरूरी तरीका यह है कि किसानों के खेतों का स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए ताकि उनमें ज्यादा पैदावार हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। इसका नाम इफ्को डिजिटल कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म नहीं रखा गया क्योंकि अवस्थी चाहते थे कि सिर्फ इफ्को से जुड़े किसान ही नहीं बल्कि हर जगह के किसान आएं और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। अवस्थी बताते हैं कि स्वर्ण जयंती अभियान के दौरान 2.5 करोड़ से ज्यादा किसान इस प्लेटफॉर्म के सदस्य बने। यहाँ किसानों को हर तरह की जानकारी मुहैया कराने की व्यवस्था है। भूमि के बारे में, बीज के बारे में, मौसम के बारे में, संभावित बीमारियों के बारे में, मंडियों में क्या भाव चल रहे हैं, विदेशों में क्या भाव चल रहे हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, अलग अलग राज्यों की क्या योजनाएं हैं, इन सब के बारे में हर जानकारी जो किसानों के लिए आवश्यक है यहाँ उपलब्ध है। 13 भाषाओं में ये प्लेटफॉर्म समानांतर रूप से चल रहा है। इसमें स्वतः अनुवाद की सुविधा है। ये डिजिटल भारत है। भाषा की जो बाधा थी कि तमिलनाडु का किसान हिंदी भाषी क्षेत्र के किसानों से बात नहीं कर पाता है, वो बाधा अब दूर हो गई है। एक भाषा में बात करने वाले किसान दूसरी भाषा बोलने वाले किसानों से संपर्क कर सकते हैं। निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए ये कॉल सेंटर 24 घंटे काम करता है। किसान को बस इतना करना है कि वो www.ifcobaza इन टाइप करके इस प्लेटफॉर्म पर आए और अपना मोबाइल नंबर, नाम और पता लिखे। इतना करते ही वो आईसीडीपी का सदस्य बन जाएगा। कृषि से जुड़े ई कॉमर्स व्यापार में अभी कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इसलिए इसके विकास की बड़ी संभावना है। स्टार्टअप को मदद। किसानों की मदद करने के लिए अपने विजन के अगले कदम स्टार्टअप फंड के बारे में अवस्थी कहते हैं, हम कुछ स्टार्टअप को वित्त क्यों नहीं प्रदान करते? हम किस तरह स्टार्टअप को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम उन्हें पैसे दें। अच्छी परियोजनाओं के लिए पैसों की कमी नहीं है। जब इफ्को की टीम ने उद्यमियों से बात की तब ये पाया कि उनके पास अच्छी परियोजना, अच्छे विचार और परियोजनाओं को लागू करने के तरीके भी थे, लेकिन किसानों तक पहुंचने की समझ उनमें नहीं थी। तब इफ्को ने सोचा कि सहायता के तौर पर पैसे या इक्विटी के बदले स्टार्टअप को किसानों तक जा सकता है। मनीष गुप्ता कहते हैं कि हमने कुछ उद्यमियों को बुलाया। उन सभी ने कहा, हाँ, किसानों तक पहुंचना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो यह एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें हम सबसे पहले शामिल हुए। योगेंद्र कुमार कहते हैं,
भारतीय सहकारिता डिजिटल प्लेटफॉर्म बनने में इफ्को ई बाजार का हाथ है। स्वर्ण जयंती इफ्को के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अवस्थी किसानों और सहकारी बंधुओं से मिलने के लिए पूरे देश में घूमे ताकि वे ये जान सके कि उन सबकी भविष्य से क्या आशाएं हैं। अपनी यात्रा के दौरान अवस्थी ने पाया कि आम किसानों और सहकारी बंधुओं तक डिजिटल जानकारी और सूचना की पहुंच कम थी। इस प्रकार स्वर्ण जयंती समारोह से एक ऐसे नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई जहां पूरे देश के सहकार और किसान एकजुट हो गए, जबकि उनकी सोच और भाषाएं अलग अलग थीं। इसी उद्देश्य से भारतीय कोऑपरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। अवस्थी को लगा कि इसे एक बड़ा राजस्व सृजन मॉडल बनाया जा सकता है। बाद में मॉडल इफ्को ई बाजार में भी अपनाया गया ताकि किसानों को बिना किसी सुपुर्दगी लागत, डिलीवरी चार्ज के उनके दरवाजे तक सामान पहुंचाया जा सके। यह अवस्थी की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। स्वर्ण जयंती समारोह इफ्को की स्थापना के 50 वर्ष 2017 में पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में इफ्को का जयंती महोत्सव पूरे देश में मनाया गया। महोत्सव के अंतर्गत देश के 125 स्थानों पर किसान सहकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। अवस्थी ने महोत्सव के क्रम में पूरे भारत की यात्रा करते हुए किसानों सहकारों से मुलाकात की। भारतीय सहकारिता पर केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म आईसीडीपी की शुरुआत इस आयोजन की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। उस समय अवस्थी 72 वर्ष के थे। उन्होंने इस दौरान विश्व की सबसे बड़ी सहकारी समिति का संचालन करते हुए अपनी यात्रा को शानदार तरीके से पूरा किया। इस अवधि में वे कार्यक्रम के लिए तय प्रत्येक स्थान पर गए, लोगों से संवाद किया और नए लोगों से मिले। यात्रा की शुरुआत में कई लोगों ने सोचा कि वे सभी स्थान पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया और ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया था। बनारस उनकी यात्रा का 125वां पड़ाव था। इस कार्यक्रम में इफ्को की सहायक संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कई उच्च और मध्य स्तर के इफ्को के अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 किसानों ने भाग लिया था। उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बनारस मेरी लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जो हमने इफ्को की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शुरू की थी। आपके प्यार, सहयोग और आशीर्वाद से ही हम ये 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर सके हैं। इसलिए आपके पास आना और दिल की अतल गहराइयों से आपको धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य था। मैंने पूरे देश की यात्रा की। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ और अंडमान से लेह तक 125 स्थानों का दौरा किया और पाया कि हर जगह हमारे किसान एक जैसे हैं। उनकी समस्याएं समान हैं। हमारी सहकारी समितियों की समस्याएं भी समान हैं। मुझे याद है जब मैं वर्ष 1962 में बीएचयू से जुड़ा, वो वर्ष हमारे देश के लिए कठिन वर्ष था। हमारा खाद्य उत्पादन अत्यंत सीमित था। हमने अमेरिका से गेहूं मांगा था और इसे पीएल 480 कार्यक्रम के तहत प्राप्त किया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि कैसे लोग बंदरगाह पर गेहूं के लिए इंतजार करते थे। यह आयातित अन्न ऊंट के मुंह में जीरे के समान होता था। उसी समय चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। तभी मैंने यह निर्णय लिया था कि मैं ऐसे व्यवसाय से जुड़ूंगा जिसके माध्यम से मैं किसानों की मदद कर सकूं। अपनी लंबी यात्रा में मैंने देखा है हमारे देश में ऐसे कई स्थान हैं जहां किसानों और सहकारी समितियों ने मिलकर उत्पादन में बड़ा योगदान दिया। ये सब कुछ उन्होंने बिना किसी मदद के किया है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अब समय बदल गया है। तकनीकों के कारण आपको विभिन्न अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए हम जहां भी गए हमने लोगों को तकनीक के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है और इसकी मदद से उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए हमने प्रयास किए हैं। किसान और सहकारी समितियां हमारी आत्मा है। हम उस आत्मा के पोषण के लिए कार्य करते हैं। हम हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम किस प्रकार आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे स्वामी हैं। हम निरंतर आपका स्नेह और आशीर्वाद चाहते हैं। आप सभी को धन्यवाद। भव्य समापन समारोह। लंबी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर 3 नवंबर 2017 को इफ्को की मातृ इकाई कलोल में भव्य समारोह आयोजित किया गया। ये भव्य समापन समारोह इफ्को के 50 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। पूरे विश्व से मेहमानों को निमंत्रित किया गया था। अपूर्वा, जो कार्यक्रम आयोजन से जुड़ी मुख्य कोर टीम का हिस्सा थी, कहती है, अवस्थी जी ने टीम से कहा कि यह समारोह किसी विश्वस्तरीय समारोह से कमतर न लगे। शुरू में कई अति विशिष्ट अतिथियों ने आने में असमर्थता व्यक्त की थी। अवस्थी ने उन सबको व्यक्तिगत तौर पर पत्र लिखा, मैं चाहता हूं कि आप कार्यक्रम में रहें। सभी ने उत्तर दिया कि हम आएंगे। उन्होंने कुछ लोगों को फोन भी और उनसे इस कार्यक्रम में आने का अनुरोध किया। मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन, जापान, ने लिखा कि वे अपने प्रतिनिधियों के ठहरने की व्यवस्था स्वयं कर लेंगे।
अवस्थी ने तुरंत अपनी टीम से उन्हें ये जवाब देने के लिए कहा कि आप हमारे अतिथि हैं, आपके रहने की व्यवस्था हम करेंगे। कंपनी ने अहमदाबाद में हयात होटल में अपने अतिथियों के लिए 200 कमरे और क्राउन प्लाजा में लगभग 70 कमरे बुक किए थे। शुरू में कमरे के स्वीट बुक नहीं किए गए थे, लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम की तारीख नजदीक आई, हयात में कमरों के अतिरिक्त 20 स्वीट बुक करने पड़े। आयोजन से जुड़ी मुख्य कोर टीम की सदस्य माधवी कहती हैं, अवस्थी सर कलोल में ही निदेशक के बंगले पर रुके हुए थे। उन्होंने कहा, मैं हयात में नहीं रुकूंगा, आप लोग हयात और क्राउन प्लाजा में मेहमानों का ध्यान रखिए, मैं यहीं रहकर तैयारियां देखूंगा। आईसीए से आया रूस का एक प्रतिनिधि मंडल 3 नवंबर को समापन समारोह के दिन ही सुबह अवस्थी से मिलना चाहता था। टीम के सदस्यों को आशंका थी कि उनके अनुरोध को ठुकरा दिया जाएगा, तथापि उन्होंने अवस्थी तक ये संदेश भेज दिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि वे प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए राजी हो गए। अवस्थी ने कहा, उन्हें सुबह 9:00 बजे आने के लिए कह दो, मैं उनसे मिलूंगा। प्रतिनिधि मंडल निर्धारित समय पर निदेशक के बंगले पर पहुंचा। अवस्थी ने उनसे 45 मिनट तक बात की और उन्हें स्वर्ण जयंती स्तंभ के अनावरण समारोह में ले गए, जो प्रातः 10:00 बजे के बाद शुरू होना था। अपूर्वा प्रशंसा भाव से कहती हैं, वे कितनी आसानी से समय प्रबंधन करते हैं। उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के नाम भी याद थे। कभी कभी मैं उन्हें बताती थी कि इन व्यक्तियों का नाम सूची में नहीं है और वे कहते ध्यान से देखो, और वास्तव में उनका नाम वहां होता था। महोत्सव की पूर्व संध्या पर डिनर का आयोजन हयात में ही हुआ था। अतिथियों की संख्या 200 से कुछ ज्यादा थी। कौन कहां बैठेंगे इसकी योजना अवस्थी ने खुद बनाई थी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि प्रत्येक टेबल पर इफ्को का एक प्रतिनिधि अवश्य हो। मेजों पर अतिथियों के नामों की पट्टिका रखी गई थी। अतिथियों के स्वागत में अवस्थी अपनी पत्नी, इफ्को अध्यक्ष और वरिष्ठ निदेशकों के साथ मुख्य द्वार पर खड़े थे। प्रत्येक अतिथि को उनकी निर्धारित टेबल पर आदर के साथ पहुंचाया गया। अवस्थी खुद प्रत्येक टेबल पर जाकर अतिथियों से व्यक्तिगत रूप से मिले। उन्होंने अतिथियों के बैठने की व्यवस्था और बाहर निकलने तक की सारी योजना तैयार की थी और ये काम बहुत सावधानीपूर्वक किए गए थे। आमंत्रित 39 अति विशिष्ट अतिथियों के फोटो फ्रेम कराकर उन्हें भेंट किए गए थे। उन्हें सुंदर डिजाइन वाले पेन ड्राइव भेंट किए गए जिसमें कार्यक्रम के फोटो और वीडियो थे। इफ्को के स्वर्ण जयंती समारोह पर पुरस्कार और सम्मान के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा भेजा गया संदेश पढ़ा गया। इसके बाद अवस्थी का भाषण शुरू हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अतिथियों, भाइयों, बहनों और बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे किसान भाइयों, अगर हम 50 वर्षों के अपने इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो यह एक लंबी समय अवधि है। लेकिन यदि हम आज यहाँ खड़े हैं, यदि आज हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो ये सब कुछ केवल देश के किसानों और सहकारी समितियों के कारण संभव हो सका है। आपके समर्थन से हम आगे बढ़े हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में आपका प्यार, स्नेह और विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। हमारा जो इतिहास है वो इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एक ऐसी सोच, एक ऐसा प्रयोग 1960 के दशक में किया गया था जिस समय ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी व्यवस्था के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय ये सोचा गया कि भारतीय किसानों और भारतीय सहकारिता की एक संस्था बन सकती है, और यह संभव हुआ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से। हमारा स्वरूप नहीं था, हमें स्वरूप दिया गया। मैं इस मंच के माध्यम से क्लूसा, कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, SCDI, अमेरिकन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और NCUI, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया, को अपने सब किसानों और सहकारी संस्थाओं की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें बनाया। आज यदि हम उनके सामने खड़े हैं और वे गर्व से हमें देख सकते हैं तो इसके लिए हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं आज याद करना चाहूंगा अपने पहले अध्यक्ष महाराज उदय भान सिंह जी को, जिन्होंने कोऑपरेटिव और व्यावसायिक प्रबंधन के बीच में क्या अंतर होना चाहिए, उस अंतर को हमारे बाकी सब अध्यक्षों ने बड़ी निष्ठा से निभाया। उदय भान सिंह जी के नाम पर कांडला में टाउनशिप है जहां हमने कृतज्ञता और गर्व के साथ उनकी मूर्ति की स्थापना की है। मैं आज याद करना चाहूंगा अपने पहले प्रबंध निदेशक पद्मश्री पॉल पोथन साहब को। उन्होंने व्यावसायिक प्रबंधन के जो नैतिक मानदंड स्थापित किए वे सहकारी संस्थाओं के लिए एक मिसाल बन गए। आज भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। वो हमारी आचार संहिता है जिसका हम निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। उनकी स्मृति में आंवला टाउनशिप का नाम हमने पॉल पोथन नगर रखा और बड़े आदर के साथ वहां उनकी प्रतिमा स्थापित की। प्यारे मित्रों, समय बहुत जल्दी बदलता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो 5 वर्षों बाद पुराना हो जाएगा। इसलिए हमें तकनीकी रूप से चुस्त रहना होगा।
हमारी आंखें आसमां की ओर देखती हैं, हमारे पैर धरती पर हैं, लेकिन हमारा हृदय किसानों और सहकारी समितियों के लिए धड़कता है। हम जब तक इन मूल्यों से बंधे हैं, कोई भी हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। हम आगे बढ़ते रहेंगे और नई ऊंचाइयां हासिल करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों ने अवस्थी के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। ये समापन समारोह तकनीकी और संस्कृति का अद्भुत संगम था। 5 घंटे के कार्यक्रम के दौरान इफ्को की स्वर्णिम यात्रा को नृत्य और गायन के जरिए प्रस्तुत किया गया। मिट्टी की जान की शान गीत शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। ये 12 क्षेत्रीय भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया था। यह एक बड़ा कार्य था। 12 भाषाओं में इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए 12 पुरुष गायक, 12 महिला गायक, 12 अनुवादकों, गीतकारों और पार्श्व गायकों को ढूंढना पड़ा था। उस वर्ष इफ्को के साथ ही अवस्थी ने भी उर्वरक उद्योग में अपने 50 वर्ष पूरे किए थे। कार्यक्रम के अंत में उनके पेशेवर जीवन के कुछ स्वर्णिम पलों को एक दृश्य श्रव्य प्रस्तुति के माध्यम से दिखाया गया था। वार्षिक आम सभा। इफ्को की वार्षिक आम सभा एजीएम का कार्यक्रम बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ये बैठक एनसीयूआई परिसर में आयोजित की जाती है। ये बहुत बड़ा परिसर है जिसमें एक भव्य सभागार और एक बड़ा खुला मैदान भी है। लगभग 2 से 2,500 लोग इस आम सभा में शामिल होते हैं। 23 मई 2018 को 47वें एजीएम का आयोजन सुबह 8 बजे है। लोग पहुंचने लगे हैं। अवस्थी लगभग 8:30 बजे आते हैं। उनके आते ही वातावरण जीवंत हो जाता है। गाड़ी से उतरकर वो सीधे प्रतिनिधियों की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिनिधियों में उनसे मिलने की होड़ है। सेल्फी लेने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर कठिनाई में हैं। बड़ी मुश्किल से अवस्थी एक कदम आगे बढ़ाते हैं कि प्रतिनिधियों का झुंड घेर लेता है और फोटोग्राफी का नया सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर सब सभागार में इकट्ठा होते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। उनके पीछे पीछे अवस्थी और निदेशक आते हैं। वार्षिक आम सभा अध्यक्ष महोदय के भाषण से शुरू होती है। वो पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा देते हैं और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताते हैं। फिर संयुक्त प्रबंध निदेशक आम सभा का एजेंडा पढ़कर सुनाते हैं। उनके बाद अवस्थी बोलने आते हैं। उनके खड़े होते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठता है। वे संक्षिप्त भाषण देते हैं और प्रतिनिधियों से पूछते हैं कि क्या वे इस एजेंडे से सहमत हैं। सब एक साथ हाँ कहते हैं और एजेंडा पारित हो जाता है। इसके बाद प्रतिनिधियों का सिलसिला शुरू होता है। भिन्न भिन्न प्रांतों के रंग बिरंगे परिधानों में प्रतिनिधि मंच पर आकर अपनी बात कहते हैं। इन प्रतिनिधियों में महिलाएं भी हैं। सबकी बातों में इफ्को और अवस्थी के लिए सम्मान का भाव है। सबके लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। उपहारों के काउंटर खोल दिए गए हैं ताकि सभागार में भीड़ का दबाव कम हो जाए। वार्षिक आम सभा में तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आए इफ्को के प्रतिनिधि रामचंद्रन कहते हैं, मैं इफ्को किसान सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हूँ। मैं अवस्थी जी को देखने आया हूँ। वो लोकप्रिय ही नहीं है बल्कि किसान उनको अपना मसीहा मानते हैं। एफएआई में इफ्को को सम्मान। एफएआई प्रति वर्ष दिसंबर में अपना वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है। ये 3 दिनों का एक भव्य समारोह होता है जिसमें उर्वरक बिरादरी के लोग आपस में विचार विमर्श करने के लिए मिलते हैं। वर्ष 2017 में इसका आयोजन दिल्ली के एरोसिटी में स्थित होटल पुलमैन में किया गया। समारोह का उद्घाटन तत्कालीन रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने किया। अपने वक्तव्य में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के.एस. राजू, जो नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स के भी अध्यक्ष हैं, ने बड़ी बेबाकी से भारतीय उर्वरक उद्योग की कठिनाइयों का वर्णन किया। भाषणों के बाद पुरस्कारों की घोषणा होती है जिसमें इफ्को को अधिकतम पुरस्कार मिलते हैं। इफ्को के अधिकारीगण हर पुरस्कार पर जमकर तालियां बजाते हैं। आखिर में यूएस अवस्थी इफ्को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स 2 की घोषणा होती है। उर्वरक उद्योग में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए प्रताप नारायण को और कृषि विकास और कृषि अनुसंधान में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए आर.एस. परोदा को सम्मानित किया जाता है। 2017 में अवस्थी ने फर्टिलाइजर के क्षेत्र में अपनी सेवा के 50 वर्ष पूरे किए। इस उपलक्ष्य में इफ्को के निदेशक मंडल ने ये 2 पुरस्कार शुरू किए। ये पुरस्कार प्रति वर्ष एफएआई के वार्षिक सम्मेलन में प्रदान किए जाते हैं। दोनों पुरस्कारों में 25 लाख रुपये की राशि के साथ स्वर्ण पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में प्रताप नारायण ने भारतीय उर्वरक उद्योग की अभूतपूर्व सेवा की। 1978 में वे उर्वरक विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए थे और तब से उर्वरक उद्योग से जुड़े रहे। सरकार से सेवानिवृत्त होने के बाद वे एफएआई के निदेशक बने और 17 वर्षों तक इस पद पर रहे।
भारतीय उर्वरक उद्योग को विश्व उर्वरक उद्योग में प्रतिष्ठित करने का श्रेय इन्हें ही है। एफएआई में नारायण के कार्यकाल के दौरान ही अवस्थी आईएफए के अध्यक्ष बने। आर.एस. परोदा प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हैं। देश में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के प्रसार और कृषि के आधुनिकीकरण का श्रेय इन्हें है। आर.एस. परोदा नेशनल जीन बैंक के भी मुख्य संस्थापक हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक है। आर.एस. परोदा को वर्ष 1998 में पद्मभूषण और वर्ष 2006 में नॉमन बोरलॉग पुरस्कार सहित कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। जॉर्डन निवेश। भारतीय उर्वरक संघ के अगले सम्मेलन 2018 में जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद नियोबे भी शरीक होते हैं। वे जेपीएमसी जॉर्डन फॉस्फेट माइंस कंपनी के अध्यक्ष हैं। जेपीएमसी और इफ्को का जॉर्डन में जिफ्को जॉर्डन इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से संयुक्त उद्यम है। जेपीएमसी में इफ्को की भी अच्छी हिस्सेदारी है। मोहम्मद नियोबेत और अवस्थी की मुलाकात 2 वर्ष पहले हुई थी। वे अवस्थी के बारे में कहते हैं, मैं जेपीएमसी की ओर से आधिकारिक दौरे पर भारत आया था। उन्होंने मुझे एक डिनर में आमंत्रित किया था, जहां कुछ लोगों के साथ इफ्को, जिफ्को, रॉक फॉस्फेट और उससे संबद्ध कई और मुद्दों पर हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। इसके बाद वे मुझे अपने कलोल, कांडला और पारादीप संयंत्र दिखाने ले गए। मैं इफ्को के स्वर्ण जयंती महोत्सव में भी शरीक हुआ था। इस तरह उनसे मिलने और उनके साथ समय व्यतीत करने के मुझे कई अवसर मिले। नियोबेत मानते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में आप सिर्फ सुनकर अपनी राय नहीं बना सकते। वे अरबी की एक लोकोक्ति का जिक्र करते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। पहला दूसरे से पूछता है, क्या आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं? दूसरा जवाब देता है, हाँ, मैं उसको जानता हूँ। फिर पहला पूछता है, क्या आपने उसके साथ यात्रा की है? जवाब मिलता है, नहीं। क्या आपने उसके साथ पैसों का लेन देन किया है? फिर जवाब मिलता है, नहीं। इस पर पहला व्यक्ति कहता है, फिर आप उसको नहीं जानते हैं। वे कहते हैं, मैं समझता हूँ भारत के बाहर मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो अवस्थी जी को अच्छी तरह जानते हैं। हमने साथ यात्राएं की हैं। हमने एक दूसरे के साथ व्यावसायिक अनुबंध किए हैं। हमने आपसी हितों पर एक दूसरे से काफी बातें की हैं। नियोबेत अवस्थी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वे कहते हैं, अगर मैं आपसे अपने मन की बात कहूं तो मैं कि एक असाधारण व्यक्ति हैं। वे ईमानदार हैं, बात के पक्के हैं। निर्णय लेने और निर्णय स्वीकार करने की उनमें अद्भुत क्षमता है। एक बार जिस बात से वे संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उसको लागू करने में वे बिल्कुल नहीं हिचकते। मैं खुद को एक अच्छा निर्णय लेने और निर्णय स्वीकार करने वाला व्यक्ति मानता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि व्यवसाय के प्रति मेरा रवैया बहुत आक्रामक है, लेकिन मैंने पाया कि मेरे अवस्थी मुझसे कई गुना आगे हैं। इस सम्मेलन से 6 महीने पहले इफ्को और आईपीएल ने जेपीएमसी में निवेश किया था। उनका जेपीएमसी में अब 37% शेयर है। जॉर्डन के उप बताते हैं, जब हम लोगों में इस विषय पर बातचीत हुई और मैंने उनसे कहा कि यह आपके लिए निवेश का बहुत अच्छा अवसर है, तो वे बिना किसी झिझक के तैयार हो गए। उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया और हमारे बीच अनुबंध हो गया। मनीष गुप्ता बताते हैं, $120 मिलियन निवेश का यह अनुबंध 3 दिनों में हो गया था। स्वप्नदृष्टा। अवस्थी को सपने देखना पसंद है। वे कहते हैं, मैं स्वप्नदृष्टा हूँ। मैं सपने देखता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि आगे क्या हो। मैं हमेशा वैकल्पिक परिदृश्यों के बारे में सोचता रहता हूँ। मेरे प्रबंधन की शैली काव्यात्मक है। अवस्थी के इन्हीं स्वप्नों के कारण इफ्को ने वर्ष 2003 में विद्युत क्षेत्र में कदम रखा। उस समय बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़े बड़े निवेश किए जा रहे थे। सरकार ने भी कुछ बड़ी परियोजनाएं शुरू की थीं, जिनमें एनरॉन परियोजना भी थी। ये सभी परियोजनाएं कोयले पर आधारित थीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस समय गैस की कीमत बहुत ज्यादा थी। उर्वरकों की कीमतें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थीं। देश में बिजली की बहुत कमी थी। सरकार इन परियोजनाओं से बहुत अधिक दाम पर बिजली खरीदने जा रही थी। अवस्थी एक कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके कम लागत पर बिजली करना चाहते थे। इसका कुछ वे किसानों को रियायती दर पर उपलब्ध कराना चाहते थे। छत्तीसगढ़ में तारापुर में कोयले की खान थी। सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि तारापुर कोयले की खान से 10 किलोमीटर की दूरी पर बिजली उत्पादन का संयंत्र लगाया जा सकता है। इस संयंत्र की स्थापना हेतु संयुक्त कंपनी बनाई गई, जिसके लिए सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। इसमें इफ्को की इक्विटी 76% थी, जबकि शेष 24% इक्विटी छत्तीसगढ़ सरकार के पास रही। लेकिन जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ी, बाधाएं आने लगी, खासकर राज्य सरकार की तरफ से। परियोजना में शामिल राज्य सरकार के प्रतिनिधि अधिकारी कहने लगे कि उनके शेयर का पैसा भी इफ्को ही लगाए।
इफ़को ने राज्य सरकार के अधिकारियों को बताया कि यह संभव नहीं है क्योंकि यह व्यावसायिक उद्यम है और व्यावसायिक उद्यम में व्यावसायिक नैतिकता होनी चाहिए, इसलिए अपने शेयर का पैसा उन्हें ही लगाना होगा। राज्य सरकार टालमटोल करने लगी। फिर यह परियोजना पर्यावरणीय समस्याओं में फंस गई। उस समय केंद्र में जयराम रमेश पर्यावरण और वन मंत्री थे। उनके सामने अवस्थी ने अपनी परियोजना की एक प्रस्तुति दी। वे इस प्रस्तुति से इतने खुश हुए कि उन्होंने 6 पन्ने का आदेश इफ़को के पक्ष में दिया। सभी मंजूरियों के साथ वे फिर छत्तीसगढ़ सरकार के पास गए। उन्होंने पुनर्वास योजना का खाका भी पेश किया कि कैसे वे विस्थापित लोगों का पुनर्वास करेंगे। लेकिन 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी कोयले के पट्टे रद्द कर दिए और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इस प्रकार ऊर्जा क्षेत्र के साथ इफ़को का संबंध टूट गया। अवस्थी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि खनन पट्टे के लिए दिए गए 66 करोड़ रुपये के अलावा हमने कोई और बड़ा खर्च किया था। इफ़को ने NCDEX में भी निवेश किया। अवस्थी अपनी विस्तार योजना के बारे में बताते हुए कहते हैं, ये देश के किसानों के लिए बहुत अच्छी पहल है। इफ़को टोक्यो के बाद हम कुछ और ऐसी वित्तीय सेवाओं में आना चाहते थे जिनके माध्यम से हम किसानों की मदद कर सकें। हमने बैंकिंग के विकल्प पर भी विचार किया था, लेकिन हमने निर्णय लिया कि अभी यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, आगे कभी देखा जाएगा। इसी समय NCDEX और AMCX की स्थापना हुई। इफ़को ने NCDEX को चुना क्योंकि इसके प्रमोटर अधिक विश्वसनीय थे, जैसे नाबार्ड, स्टॉक एक्सचेंज, LIC, ICICI बैंक, कुछ सरकारी बैंक भी थे। AMCX में बुलियन, सोना, चांदी आदि पर ज्यादा जोर था। NCDEX में कृषि उत्पादों का बाहुल्य था। व्यापार का लगभग 80% कृषि उत्पादों पर केंद्रित था, इसलिए इफ़को ने NCDEX को चुना। इफ़को के संयुक्त प्रबंध निदेशक राकेश कपूर वहां निदेशक हैं। इफ़को के केंद्र में किसान। अवस्थी कहते हैं, हमारे सभी प्रयासों के केंद्र में किसान है। इफ़को की पहचान जमीनी स्तर पर किसानों के साथ इसका जुड़ाव है। वे हमारे मालिक भी हैं और उपभोक्ता भी। वर्ष 2018 में फॉर्च्यून इंडिया ने इफ़को को भारत की 43वीं सबसे बड़ी कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया। हम इस सूची में एकमात्र सहकारी संस्था है। योगेंद्र कुमार बताते हैं, वे इफ़को के व्यवसाय की वृद्धि तो करते ही रहे, संस्था का विस्तार किया, उत्पादन बढ़ाया, बिक्री बढ़ाई। उर्वरक के क्षेत्र में इफ़को को विश्व की नंबर 1 सहकारी समिति बनाया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में वे किसानों और गांवों को कभी नहीं भूले। थोड़े थोड़े अंतराल पर वे किसानों के लिए बड़े कार्यक्रम शुरू करते रहे। प्रबंध निदेशक का पद संभालते ही अवस्थी ने IFFDC की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ये था कि गांव के गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो और वहां का वातावरण स्वच्छ बने। इसके लिए गांवों में उन बंजर जमीनों को चिन्हित किया गया जिन पर न खेती होती थी और न ही पेड़ पौधे थे। जिन किसानों की जमीनें थीं उनकी सदस्यता से छोटी छोटी सहकारी समितियां बनाई गई और समितियों से इन जमीनों पर पेड़ लगवाए गए। इसके लिए IFFDC ने उनकी पौधे दिए और प्रतिदिन मजदूरी भी दी। सारे पेड़ 7 से 9 साल के चक्र के थे। जब पेड़ बड़े और मजबूत हो गए और वन विकसित हो गया तब उन किसानों की जमीन उन्हें वापस कर दी गई। इसके तहत 30,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में वन लगाए गए। IFFDC को देश में पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। यह अब एक बहुराज्यीय सहकारी समिति जो गांव के गरीब लोगों को आर्थिक मुख्यधारा में लाने के लिए अनेक गतिविधियां संचालित करता है। इस तरह पिछले कुछ वर्षों में अवस्थी ने किसानों पर केंद्रित अनेक नई पहल शुरू की है। अपनी विचारशीलता, लगन और दूरदर्शिता से स्वप्नदर्शी अवस्थी भारत के किसानों का जीवन निरंतर आसान और खुशहाल बना रहे हैं। प्रिय सभी महानुभाव, सहकारिता एक ऐसा सिद्धांत है जिसने ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इफ़को ने इस मिशन को अपना लिया है। इफ़को भारत का सबसे बड़ा कृषि उद्योग सहकारी संगठन है। इसका उद्देश्य किसानों की सहायता करके उनके जीवन को सुगम और उन्नत बनाना था। ये संगठन कृषि उत्पादन से लेकर उसके उद्योगों और किसानों के बीच संबंध स्थापित करता है। आज इफ़को का विस्तार पूरे भारत में हो चुका है और ये लाखों किसानों को संप्रेषित कर रहा है। सहकारिता के शिखर पर इफ़को पहुंचने के लिए इस संगठन ने कठिनाइयों का सामना किया है और सफलता के लिए जीर्णोद्धार किया है। एक सामूहिक उद्यम के रूप में इफ़को के सदस्य किसान भाइयों ने अपने साझेदारों के साथ मिलकर विभिन्न उद्योगों की स्थापना की है। इनमें खाद, कीटनाशक, बीज, सभी तरह के कृषि उपकरण और अन्य उत्पाद शामिल हैं। इफ़को का सहकारिता के माध्यम से निरंतर विकास हो रहा है। ये संगठन न सिर्फ किसानों को उत्पादों और सेवाओं की आपूर्ति प्रदान करता है, बल्कि उन्हें तकनीकी ज्ञान, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार समर्थन भी देता है।
यह उन्नति के माध्यम से अच्छे बीजों, प्रभावी खेती तकनीकों, नवीनतम उत्पादों और बाजार में बढ़त के लिए उनके पास विकल्प उपलब्ध कराता है। सहकारिता के माध्यम से इफ़को ने किसानों को अनेक लाभ प्रदान किए हैं। ये संगठन किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करता है। यहाँ तक कि इफ़को ने खेती के लिए कार्यरत समुदायों को भी सशक्त किया है। अंत में, मैं इफ़को के सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जो अपनी मेहनत और समर्पण से इस संगठन को सफल बना रहे हैं। हम सभी को एकजुट होकर सहकारिता के शिखर पर चढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए और एक समृद्ध और समान भारत की नींव रखने के लिए अपनी शक्तियों को मिलाना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद। जय हिंद।